दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जमीन से अवैध कब्जा कितने दिन में हटता है, कब्जा जल्दी कब और कैसे हटेगा। देखिए दोस्तों, कई लोगों के द्वारा यह सवाल पूछा जाता है कि हमने धारा 250 का केस लगा दिया है लेकिन उसमें फैसला नहीं हो पा रहा है, कितने दिन में हमारा कब्जा हमें मिल जाएगा, अर्थात हमारी जमीन का कब्जा हमें मिल जाएगा। तो यह सब कुछ जानकारी आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपने अगर कोई धारा 250 का केस लगाया है अर्थात कब्जा प्राप्ति का केस लगाया है तो उसमें आपको किस प्रकार की समस्याएं आती है और उन समस्याओं से आपको कैसे निकलना है या आप किस प्रकार से निकल सकते हैं और आपकी जमीन का कब्जा आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो सब कुछ जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस बात को हम इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक व्यक्ति है, ठीक है, यह एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के नाम पर जो है किसी गांव में जमीन है, ठीक है, और इसका खेत नंबर जो है वह क्या है 100 नंबर। ये किसकी जमीन है? यह आवेदक की जमीन है। आवेदक से मतलब है कि यह व्यक्ति जो है यह इस जमीन का मालिक है और इसकी यह जमीन है जिसका खेत नंबर क्या है 100, ठीक है, खसरा नंबर जो है वह 100 है। अब इस जमीन पर अगर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया है, जैसे मान लेते हैं कि यह व्यक्ति जो है इसको हमने अनावेदक के रूप में माना है, ठीक है, इस व्यक्ति को अनावेदक के रूप में माना है और इस खेत के पास में यहाँ पर पड़ोस में जो है किसकी जमीन है? अनावेदक की जमीन है। कहां पर? यहाँ पड़ोस में जो है यह जमीन जो है यह अनावेदक की है इसकी, ठीक है, यह जमीन जो है 102 नंबर और 101 नंबर की जमीन जो है ये दोनों खेत किसके है? ये इसके अनावेदक के हैं। अब क्या होता है कि ये आवेदक जो है ये क्या करता है कि इस जमीन पर जो है सीमांकन करवाता है। किसका? इस जमीन का, अपनी खुद की जमीन का सीमांकन करवाता है। कहां से? तहसीलदार के महोदय के समक्ष आवेदन पेश करता है 129 के तहत, ठीक है, तहसीलदार साहब के यहाँ पर 129 के तहत, धारा 129 के तहत आवेदन पेश करता है और तहसीलदार साहब के द्वारा क्या किया जाता है कि जमीन का सीमांकन करवा जाता है। किसके माध्यम से? आरआई अर्थात रेवेन्यू इंस्पेक्टर अर्थात राजस्व निरीक्षक या पटवारी जी के माध्यम से, ठीक है, इनके माध्यम से इस जमीन का सीमांकन होता है। अब उस सीमांकन के आधार पर यह व्यक्ति जो है कौन? यह व्यक्ति जो है यह इस व्यक्ति के खिलाफ केस लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि उस सीमांकन में ऐसा पाया गया है कि इस व्यक्ति ने जो है, किसने? इस व्यक्ति ने जो है अर्थात इस जमीन के मालिक ने, ठीक है, इस जमीन के मालिक ने और इस जमीन के मालिक ने, ठीक है, इसने क्या कर रखा है कि यहां तक कब्जा कर रखा है, ठीक है, या यहां तक कब्जा कर रखा है, ऐसा उस सीमांकन में आया है, ठीक है, उस सीमांकन में ऐसा आया है कि इस व्यक्ति ने यहां तक अवैध कब्जा कर रखा है। तो इस कब्जे को हटाने के लिए यह व्यक्ति जो है ये क्या करता है? धारा 250 का केस कहां पर पेश करेगा? धारा 250 का केस जो है वह तहसीलदार के समक्ष पेश करेगा। अब तहसीलदार के समक्ष जब ये केस पेश करता है तो इस केस में जो है इसको जल्दी कब्जा कैसे मिलेगा? किसको? इस व्यक्ति को, इसकी जमीन जो है इस पर जो अतिक्रमण कर रखा है इस व्यक्ति ने, इसका कब्जा इसको जल्दी कैसे मिलेगा, इस बात को हम अब आगे समझने वाले। तो देखिए, जब तहसीलदार के समक्ष जो है धारा 250 का केस पेश होता है तो तहसीलदार की यह ड्यूटी होती है कि तहसीलदार क्या करे कि इस व्यक्ति को सूचना पत्र भेजेगा, ठीक है, इस व्यक्ति को सूचना पत्र भेजेगा। जब इसको सूचना पत्र भेजा जाता है तो अगर ये व्यक्ति जो है यह गांव में नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो सूचना पत्र लेकर गया है, जो व्यक्ति इस व्यक्ति को तामील कराने गया है इस व्यक्ति के केस की, वो व्यक्ति क्या करेगा? जो तामील कराने गया वह व्यक्ति क्या करेगा? उस नोटिस पर लिख कर दे देगा कि यह व्यक्ति जो है जिसको सूचना पत्र देना था, यह व्यक्ति गांव में तलाश करने पर यह पाया गया है कि वह इस गांव में निवास नहीं करता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में इस व्यक्ति की तामील नहीं करवाई जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार क्या करेगा कि वापस से अगली तारीख पर फिर से इसको नोटिस भेजेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जब तक ये नहीं मिलता है तब तक इसको नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके केस में विलंब होता है। अब यहां पर आपको क्या सावधानी रखनी? तो देखिए, आपको यहां पर यह सावधानी रखनी है कि जो नोटिस देने वाला व्यक्ति है ना, जब तहसीलदार साहब के यहां से जो व्यक्ति नोटिस लेकर जाता है आपको उसके नंबर ले लेना है। क्या करना? उसके नंबर ले लेना है और उस व्यक्ति को उस दिन बुलाना है गांव में जिस दिन यह व्यक्ति जो है वहां पर उपस्थित मिले, लेकिन वो तारीख जो है उस तारीख से पहले, जो इसमें केस में तारीख लगी है, धारा 250 का जो केस है इसमें जो तारीख लगी है उस तारीख से पहले आपको कहां बुलाना है? गांव में बुलाना है या जहां यह निवास करता है वहां बुलाना है और इसको वह नोटिस थमा देना है, ताकि इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी इसकी
तामील हो जाएगी और उस पर जब इसके साइन हो जाएंगे या यह व्यक्ति जो है 2 लोगों के सामने लेने से मना कर देगा तो उन लोगों के हस्ताक्षर उस नोटिस पर करवाना है और उस नोटिस को फिर कहां पहुंचवाना, वापस से यहां पर पहुंचाना है। कहां पर? तहसीलदार साहब के समक्ष जो केस इस व्यक्ति ने पेश किया उस केस में लगवाने के लिए। ठीक है, अगर ये व्यक्ति जो है जितना जल्दी उपस्थित यहां पर हो जाएगा, कहां पर? तहसीलदार साहब के यहां पर उपस्थित हो जाएगा, इतना जल्दी आपका केस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक सावधानी आपको यह रखनी है। दूसरी सावधानी आपको क्या रखनी है कि जैसे ये व्यक्ति जो है जैसे तहसीलदार साहब के यहां पर उपस्थित होता है, वैसे ही उसी दिन जो केस आपने लगाया है, अर्थात इस व्यक्ति ने लगाया है, उस केस की पूरी कॉपी, अर्थात आपने जो आवेदन लगाया, जो दस्तावेज आपने पेश किए, वे संपूर्ण दस्तावेज की कॉपी जो है इस व्यक्ति को या इसके ओर से जो अधिवक्ता उपस्थित हो रहे हैं, जो वकील उपस्थित हो रहे हैं, उनको आपको तत्काल प्रदान कर देनी है, ताकि अगली तारीख जो लगेगी उस तारीख को इसकी ओर से यहां पर तहसीलदार साहब के समक्ष जो है उस आवेदन पत्र का, मूल आवेदन पत्र जो दावा आपने पेश किया कब्जा लेने का, उसका जवाब आ सके। ठीक है, तो दूसरी सावधानी आपको यह रखनी है। ऐसा ना हो कि ये उपस्थित हो गया और अगली तारीख आपने ले ली कि अगली तारीख को हम इसकी नकल दे देंगे, जब आप नकल नहीं देंगे तब तक ये जवाब पेश कैसे करेगा। तो इसलिए आपको उसको तत्काल जो है दस्तावेज की कॉपी दे देना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप आवेदन पेश करते हैं तो उसी दिन आपको उस आवेदन पत्र और उसके साथ में जितने भी दस्तावेज लगे उनकी एक फोटो कॉपी करवाकर आपके पास में रखनी है और एक अपने स्वयं की फाइल के लिए भी आपको रखना है। एक इसको देने के लिए रखनी है और एक अपने स्वयं के पास के लिए रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने केस को जल्दी जल्दी उसका निराकरण करवा सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि देखिए, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जो है इसमें प्रावधान दिया गया है। क्या प्रावधान दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस प्रकरण में जिसमें वो उपस्थित हो रहा है उसमें उसको 3 अवसर से अधिक प्रदान नहीं किए जा सकते किसी भी स्टेज के लिए। ठीक है, तो अगर यह व्यक्ति जो है उपस्थित हो जाता है, ठीक है, यह उपस्थित हो जाता है, तो इसके बाद में अगर लगातार 3 पेशी तक उपस्थित होकर यह जवाब पेश नहीं करता है तो आपको क्या करना है, तहसीलदार साहब से निवेदन करना है कि इसने 3 पेशियों तक नकलें प्राप्त होने के बाद में भी जवाब पेश नहीं किया है, इसलिए आप इनका अवसर समाप्त करें। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा, जल्दी से जल्दी जवाब पेश कर देगा। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रकरण जो है थोड़ा जल्दी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और है कि एक चीज यह होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने जो है क्या किया है कि जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने सीमांकन के आधार पर केस लगाया धारा 250 का। ठीक है, अब धारा 250 का केस इसने लगाया सीमांकन के आधार पर और उस व्यक्ति ने क्या किया, जिसका अवैध कब्जा निकला उसने, ठीक है, जिसका अवैध कब्जा जो निकला है, जैसे किस व्यक्ति का, इस व्यक्ति का अवैध कब्जा निकला। ठीक है, इस व्यक्ति का अवैध कब्जा निकला है, तो ऐसी स्थिति में इसने क्या करा कि 129 के तहत जो सीमांकन हुआ था उस सीमांकन के विरुद्ध इसने एक आवेदन पेश कर दिया 129(5) में। कहां पर? एसडीओ साहब के यहाँ पर। ठीक है, अब एसडीओ साहब के यहाँ पर इसने आवेदन पेश कर दिया और आवेदन पेश करने के बाद में क्या हुआ कि यहां से इस व्यक्ति को नोटिस दिया, क्योंकि सीमांकन इसने करवाया था और ये व्यक्ति कहता है कि सीमांकन गलत हुआ है, उसको निरस्त किया जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को यहाँ पर एसडीओ साहब के यहाँ पर उपस्थित हो जाना चाहिए और उपस्थित होकर के अपनी ओर से अपने तर्क प्रस्तुत कर देना चाहिए और निराकरण करवा लेना चाहिए कि जो सीमांकन हुआ था वह सही हुआ था। ठीक है, जब यहां से आपको हरी झंडी मिल जाएगी, अर्थात आपका सीमांकन जो डन हो जाएगा, हाँ सीमांकन आपका सही हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये व्यक्ति जो है ये क्या करता है कि तहसीलदार साहब के समक्ष यहाँ पर उपस्थित होकर अपने जवाब में ये कहता है कि जो सीमांकन हुआ है वह गलत हुआ है और गलत सीमांकन के आधार पर इस व्यक्ति ने जो है धारा 250 का केस लगाया है, तो ऐसी स्थिति में इसका केस निरस्त किया जाए। कौन कहेगा? ये व्यक्ति कहेगा। लेकिन इसने जो 129(5) का जो केस लगाया था सीमांकन निरस्त करवाने का, वह केस तो इसका निरस्त हो चुका है, तो इसलिए ये व्यक्ति जो है, कौन सा, यह व्यक्ति जो है ये धारा 250 के केस में उस सीमांकन को चुनौती नहीं दे सकता है जिस सीमांकन को पहले से ही वरिष्ठ न्यायालय ने उसको सही माना है। या फिर अगर ये व्यक्ति जो है, कौन सा व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है 129(5) की कार्रवाई जो है एसडीओ साहब के यहाँ पर नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भी धारा 250 के केस में ये व्यक्ति जो है ये नहीं कह सकता कि जो सीमांकन हुआ है वह गलत हुआ है, क्योंकि उस सीमांकन को इसने कहीं चुनौती नहीं दी है और उस सीमांकन को किसी भी न्यायालय ने गलत नहीं माना है। ठीक है, इसके अलावा जब इस व्यक्ति ने जो आवेदन पेश किया है यहाँ पर धारा 250 का, उस केस में इसका जवाब आ जाता है, तो आपको तत्काल जो है, मतलब इस व्यक्ति को तत्काल जो है अगली पेशी पर ही यहाँ पर अपने कथन करवा देने चाहिए, अर्थात जिसने आवेदन पेश किया है उसको अपने
कथन करवा देने चाहिए, और सीमांकन जिस व्यक्ति ने किया है अर्थात पटवारी ने किया है तो पटवारी के भी कथन करवाने चाहिए, ठीक है। और या फिर राजस्व निरीक्षक आरआई ने भी अगर सीमांकन किया है तो आरआई के कथन करवाने चाहिए। कहां पर? तहसीलदार के समक्ष। जितनी जल्दी हो सकते अपने कथन वहां पर करवाना चाहिए। अगर आप जो है उस कथन करवाने में विलंब करते हो तो ऐसी स्थिति में आपका प्रकरण जो है वह लंबा चल सकता है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी कथन करवाने चाहिए। अब जब आपके जो बयान है वे हो जाएंगे, अब आपको बयान किसके करवाने? तो देखिए, बयान की कोई लिमिट नहीं रहती, कोई सीमा नहीं रहती, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आपको सीमांकन के आधार पर आपने केस लगाया तो सीमांकन को आपको जो है वहां पर बताना है कि ऐसा ऐसा सीमांकन हुआ था, हमारी ये जमीन है, यह व्यक्ति बताएगा, ठीक है, ये व्यक्ति बताएगा कि यह मेरी जमीन है, ये मेरे नाम से है, उसकी खसरा खतों ने आपने पेश की है, ठीक है। इसके लिए मैंने जो अलग से वीडियो बना रखा है उसको आप देख सकते हैं कि आपको धारा 250 का केस कैसे लगाना है, उसके साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगाना है। तो वो सारे दस्तावेज जो आपको वहां पर बताने बयान में कि जो है हमने ये दस्तावेज पेश किए हैं और इसके हम भूमि स्वामी है और ये सीमांकन हुआ था, सीमांकन में इस व्यक्ति का जो है अवैध कब्जा पाया गया था, इसलिए इसका कब्जा हमें दिलाया जाए हमारी जमीन का, ठीक है। इस तरीके से आपको बयान अपने खुद के करने और आरआई पटवारी से भी बयान करवाने कि हमने ये सीमांकन किया था, इसमें इन लोगों को सूचना पत्र दिया था, सूचना पत्र के बावजूद ये लोग उपस्थित नहीं हुए थे या उपस्थित हुए थे तो इन्होंने साइन करने से मना किया, और हमने ये पंचनामा बनाया, हमने फील्ड बुक बनाई, हमने जो है नक्शा ट्रेस काटा था उसमें, और यह प्रतिवेदन हमने पेश किया। इस तरीके बयान जो है पटवारी जी के हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में तत्काल जो है अगली पेशी जो लगेगी वह काय के लिए लगेगी? इस व्यक्ति की साक्ष्य के लिए, ठीक है, अनावेदक की साक्ष्य के लिए। तो इसके जितने भी साक्षी है उनको जल्दी से जल्दी आपको उसके बयान लेना है, ठीक है। यह अगर बार बार अवसर लेता है तो अगर 3 बार से अधिक अवसर यह लेता है तो आपको उस अवसर को समाप्त करवाना है कि इसके साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाए। ऐसा आपको कहां पर निवेदन करना है? यहाँ पर तहसीलदार साहब के यहाँ पर आपको निवेदन करना है। इस तरीके से अगर इसकी साक्ष्य जो है वह अंकित हो जाती है तो उसके बाद में सीधी फाइल जो काय के लिए लग जाएगी? तर्क के लिए लग जाएगी, अर्थात फाइनल आर्गुमेंट के लिए, अंतिम तर्क के लिए लग जाएगी। और अंतिम तर्क आपकी ओर से आप या आपके अधिवक्ता अगर कर देते हैं और उसकी तरफ से वह व्यक्ति खुद या उसका अधिवक्ता कर देते तो आपका प्रकरण जो है वह अंतिम फैसले के लिए, अंतिम निर्णय के लिए, अंतिम आदेश के लिए चला जाएगा, ठीक है, और उसमें आदेश पारित हो जाएगा। लेकिन देखिए इसके बीच में कई बार क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है अनावेदक जो है किसी भी प्रकार से रोड़े अटकाता है, अर्थात आपके प्रकरण को लंबित करने का प्रयास करता है। कई बार 7/11 की एप्लीकेशन लाके दे देगा कि आपका प्रकरण जो है प्रचलन योग्य नहीं, चलने योग्य नहीं, तो उस एप्लीकेशन का आपको तत्काल जवाब देना है, बहस करना है, तत्काल सामने बहस के लिए तैयार हूं और उसका निराकरण करवाना है। ऐसे अगर मान लिया जाए कि कई बार क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है इसको नोटिस गया और नोटिस जाने के बाद में ये उपस्थित नहीं होता है और आपका प्रकरण जो है साक्ष्य के लिए लग जाता है, और इस बीच फिर वापस ये व्यक्ति आ जाता है धारा 35(3) की अर्जी लेकर कि साहब मुझे जो है गलत तरीके से एक पक्षी कर दिया है और मुझे वापस से सुनवाई का अवसर दिया जाए। तो आपको उसमें बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि आप उसका जवाब दें फिर उसके बाद आप कहें कि मैं तर्क करूंगा। तो आपको बिल्कुल कर देना चाहिए कि ठीक है साहब, इन्हें 35 दिन की अर्जी पेश की है तो इनको अवसर प्रदान कर दिया जाए। जैसे इसको अवसर प्रदान किया जाएगा तो आपकी फाइल जल्दी से आगे बढ़ जाएगी। अगर आप इसमें कहेंगे कि मैं इसका जवाब दूंगा फिर उसके बाद तर्क करेंगे फिर वो अगली तारीख को डिसाइड होगा, कई बार ऐसा होता है कि न्यायालय जो है कंसीडर कर लेती है, मतलब मान्य कर लेती है कि हाँ इसको जो है सुनवाई का अवसर देना चाहिए। अगर इसको यहाँ पर सुनवाई का अवसर आप नहीं देते हैं, जैसे एक पक्ष हुआ और आपने इसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है ये क्या करेगा कि जिसे इस प्रकरण में जो है आदेश होगा, इसकी 35 दिन खारिज होगी तो इस 35 दिन की भी एसडीओ के यहाँ पर अपील कर सकता है। और एसडीओ को अगर लगता है कि इस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था और इसकी 35 दिन की अर्जी जो है तहसीलदार ने गलत खारिज कर दी, ऐसी स्थिति में वापस से फिर फाइल उसी जगह से चलेगी जहां से इसने 35 दिन की अर्जी दी थी। तो इसलिए आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों को उसमें ध्यान नहीं देना है और आगे सीधे बढ़ना कि अपनी फाइल जो उसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो जाए। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आपको कब्जा प्राप्ति का आदेश हो चुका है, ठीक है, आपको कब्जा देने का आदेश हो गया, ठीक है, कि आपके पक्ष में कब्जा लेने का आदेश हो गया, कब्जे का आदेश हो गया। अब उसके बाद में क्या होता है कि विपक्षी जो रहता है, विपक्षी क्या करता है कि एसडीओ कोर्ट में जाता है। कहां पर जाता है? एसडीओ कोर्ट में जाता है और वहां पर धारा 52 की अर्जी लगा देता है। धारा 52 की अर्जी लगाकर जो इस आदेश आपके पक्ष में हुआ उस पर स्टे ले लेता है। अब जब वहां से स्टे हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपकी जमीन का कब्जा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि तुरंत कहां पर? एसडीओ कार्यालय में उपस्थित हो जाना चाहिए। एसडीओ के समक्ष आपको तुरंत वहां पर उपस्थित हो जाना चाहिए। उपस्थित होकर आपको जो है कहना चाहिए कि साहब हम इस
फाइल में जो है अंतिम तर्क करने के लिए तैयार हैं और अंतिम तर्क सुनने के बाद में श्रीमान इसमें फैसला कर दीजिए। तो आप जैसे वहां उपस्थित हो जाएंगे, फाइल मंगवा ली जाएगी और तत्काल वहां पर जो है आप तर्क कर दें तो आपकी फाइल का जो है जल्दी से जल्दी निराकरण हो सकता है। अब देखिए इसके अलावा भी कई बातें ऐसी रहती है कि जिसके कारण जो है आपकी फाइल जो है वह लंबित होती है। तो उसमें और कारण भी है, उसके कारण भी बता देता हूं मैं आपको कि कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन आपकी फाइल लगी है, ठीक है, जैसे आपकी फाइल में मान लेते हैं कि 30 तारीख लगी, ठीक है, तारीख कौन सी लगी है, 30/10/2025 ये तारीख अगर आपकी फाइल में लगी है, ठीक है, 30/10/2025 जो है आपकी फाइल में तारीख लगी और इस दिन जो है अगर साहब जो है वो छुट्टी पर है, क्या है, वे छुट्टी पर है अर्थात अवकाश पर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपकी फाइल बढ़ जाएगी, ठीक है। किसी दिन क्या हुआ कि तहसीलदार साहब जो है उनकी कहीं ड्यूटी लग गई है, ठीक है, उनकी अगर कहीं ड्यूटी लग गई है तो ऐसी स्थिति में आपकी फाइल बढ़ जाएगी, उस स्थिति में भी आपको कब्जा लेने में दिक्कत आएगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी वकील साहब की तबीयत खराब है, ठीक है, किसी वकील साहब की तबीयत खराब है तो ऐसी स्थिति में भी तारीख बढ़ेगी आपकी। कई बार ऐसा होता है कि पटवारी की साक्ष्य के लिए लगा है प्रकरण, ठीक है, पटवारी की साक्ष्य के लिए लगा है और पटवारी साहब का ट्रांसफर हो चुका है, क्या हुआ है, ट्रांसफर हो गया है, इस स्थिति में भी आपकी फाइल में तारीख पेशी बढ़ेगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि किसी पक्षकार के घर पर किसी प्रकार की कोई घटना कारित हो गई या कुछ भी ऐसा हुआ कि वो आने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी फाइल की तारीख बढ़ जाएगी। तो इन चीजों के कारण भी आपकी फाइल की तारीखें बढ़ती है। लेकिन अगर किसी केस में जो है विपक्षी जो है, ठीक है, अगर किसी केस में विपक्षी जो है वह एक पक्षी हो जाता है, क्या होता है, किसी केस में विपक्षी जो है वह एक पक्षी हो जाता है और आने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने बयान करवा देना चाहिए, पटवारी जी के बयान करवा देना चाहिए और अंतिम तर्क उसमें कर देना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको अपनी जमीन का कब्जा प्राप्त हो सके। तो ये कारण रहते हैं कि किस स्थिति में जो है प्रकरण जो है वह लंबित होता है और किस स्थिति में प्रकरण में जल्दी से जल्दी फैसला हो सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।